नमस्कार, मैं मित आनंद आप सभी का टॉपर्स एंड रैंकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वैदिक काल। उस टॉपिक का क्या नाम है? आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है वैदिक काल। इसी वैदिक काल को वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। वैदिक काल को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। समझ गया ना? तो वैदिक काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैदिक पीरियड। और वैदिक सभ्यता रहेगा तो वैदिक सिविलाइजेशन रहेगा, और वैदिक संस्कृति रहेगा तो वैदिक कल्चर रहेगा। समझ गया ना? तो आज का जो मुख्य रूप से टॉपिक क्या है? वैदिक काल। क्योंकि इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। शायद आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोग या तो सेट में प्रैक्टिस सेट करते होंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर का कोई एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें अगर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर देते होंगे। और आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी बना देंगे, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। तो चलिए, उसी तरह जिस प्रकार के हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं उसी प्रकार आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता। चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू से स्टार्टिंग से ही पढ़ते जा रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हुआ, उसके जस्ट बाद वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। ठीक है? तो वैदिक सभ्यता, सबसे पहले जानते हैं कि वैदिक सभ्यता है क्या। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या वैदिक संस्कृति क्या है, यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग वेद के बारे में जाने, हम लोग वेद भी पढ़ चुके हैं, वेद जानते हैं, हम लोग पुराण का भी नाम सुने हैं, उपनिषद का नाम सुने हैं, अरण्यक का नाम सुने हैं, महाभारत का नाम सुने हैं, रामायण के बारे में जानते हैं। तो ये सभी हम लोग जानते हैं, इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ये सभी जितने भी बोले अभी हम, जितने भी वेद है, जितने भी पुराण है, जितने भी महाकाव्य है, ये सभी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही इनकी रचना हुई है। किस सभ्यता के अंतर्गत? वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही इनकी रचना हुई है। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चूंकि अब वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्या है आप समझिएगा। वेदों की रचना जिस काल में हुई, यहां पे देखिएगा, वेदों की रचना जिस काल में हुई उसे वैदिक काल कहा जाता है। वेद की रचना, चूंकि हमारे सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद ही है। समझ गया ना? तो वो वेद जो है, वेद की रचना जिस समय हुई, जिस काल में हुई, वेद की रचना किस काल में हुई? वैदिक काल में हुई। क्योंकि वेद से ही वैदिक हुआ है, वेद से ही वैदिक हुआ है, वेद से ही वैदिक हुआ है। जैसे इंडिया से ही हम लोग इंडियन है, उसी प्रकार वेद से ही वैदिक हुआ है। तो वेद की रचना जिस काल में हुई उस काल को वैदिक काल कहते हैं। अब देखिए, वेद जो होता है, वेद जो है, विद जो है शब्द से बना है। वेद जो है किस शब्द से बना है? विद शब्द से। और विद का अर्थ होता है जानना, विद का अर्थ होता है जानना। ठीक है? अब वेद का अर्थ क्या है? वेद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो चूंकि वेद से ही वैदिक हुआ है, तो वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। समझिएगा, वेद का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान होता है। इसका जो विकास हुआ, अभी हम लोग पढ़े कि सैंधव सभ्यता का जो विकास हुआ, माफ कीजिएगा, वैदिक सभ्यता का जो विकास हुआ वो कब हुआ? तो वैदिक सभ्यता का विकास कब हुआ? सैंधव सभ्यता के पश्चात, यानी कि सिंधु सभ्यता, जिसको सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, ये सभी एक ही सभ्यता है।
तो सैंधव सभ्यता के पश्चात, सैंधव सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट करा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को, जैसे वैदिक सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक काल भी इसको पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृति भी पढ़ते हैं। उसी प्रकार वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि ये जो हमारे वैदिक सभ्यता है, इस सभ्यता को जो आर्य समाज के द्वारा, आर्यों के द्वारा, आर्य लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया, तो इसीलिए वैदिक सभ्यता जो है उसको आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब ये आर्य क्या है, अभी हम बताए, आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता थी उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। समझ गए ना। ये जो सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई, जो विकास हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये आर्यों के द्वारा विकास हुआ। अब ये आर्य कौन थे, ये कहां से आए थे, आर्यों की भाषा क्या थी, ये सभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लोग अभी तक क्या सीखे, वैदिक सभ्यता क्या है, इसका विकास कब हुआ, वैदिक सभ्यता की विकास किसने की, यहां तक पढ़ चुके हैं। अब ये आर्यों ने तो वैदिक सभ्यता का विकास किया, समझ गए ना। आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समझ ही गए, सबसे बेस्ट हो गया, श्रेष्ठ मतलब वही हो गया ना। तो आर्य का मतलब ये हो गया श्रेष्ठ या कुलीन, अच्छा संभ्रांत परिवार से संबंधित जो है या श्रेष्ठ है, उसी वही आर्य का मतलब वही हुआ, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का इतिहास, आर्य का इतिहास किससे पता चलता है, क्योंकि आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का विकास किया। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो भी रचना हुई, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सभी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही इनकी रचना हुई है। तो आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, तो आर्यों के द्वारा ही ना वेद ये सभी लिखा गया है। अब आर्य का मतलब क्या हुआ, श्रेष्ठ या कुलीन हुआ। तो आर्य का इतिहास ये जो हम लोग पढ़ेंगे इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, ये सभी हम लोग आर्य के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे इस आर्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते थे या आते हैं, ये सभी हम लोग जानेंगे आर्य के बारे में। तो आर्य का इतिहास में वेद से पता चलता है। आर्य का जो इतिहास है किससे पता चलता है, वेद से पता चलता है। क्योंकि हम लोग वेद पढ़ चुके हैं, वेद तो पढ़ चुके हैं ना। वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हम लोग सभी वेद का अलग अलग अच्छी तरीके से विस्तृत में पढ़े हुए हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा वेद एवं उनके प्रकार, तो वहां पे टोटल वेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है, उसके अलावे वेद से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सभी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा वेद, ठीक है ना। तो आर्यों का इतिहास किससे पता चलता है, वेद से पता चलता है। इस वेद में ही आर्यों का वर्णन किया गया है। अब देखिए ये जो वैदिक सभ्यता, जिसको हम लोग आर्य सभ्यता भी कहते हैं, और ये इस वैदिक सभ्यता को आर्यों ने विकसित किया था। तो आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी, या ग्रामीण थी या शहरी सभ्यता थी। तो आर्यों द्वारा जो ये विकसित सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी, ग्रामीण। चूंकि सैंधव सभ्यता जो था वो शहरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, शहरी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, इससे जस्ट पहले वाली जो सभ्यता थी वो, उसकी सभ्यता वो शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। और सैंधव सभ्यता के जब विनाश हुआ, सैंधव सभ्यता का जब अंत हुआ, उसके बाद जो वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, तो ये वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ऑप्शन में दे देगा शहरी, ऑप्शन बी में दे देगा ग्रामीण, ऑप्शन सी में दे देगा शहरी या शहरी और ग्रामीण दोनों, ऑप्शन डी में दे देगा
इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग वैदिक सभ्यता कैसे सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वेदों को कहा जाता, अच्छा अब जो आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता, आर्यों के द्वारा जो रचना किया था वेद, अब वेदों को और क्या कहा जाता है? वेदों को क्या कहा जाता है? आप लोग समझिए, वेद को क्या कहा जाता है? वेदों को श्रुति एवं स्मृति, श्रुति एवं स्मृति साहित्य ही बोला जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य एवं स्मृति साहित्य भी कहा जाता है वेदों को। चूंकि अब ये श्रुति क्या है और स्मृति क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चूंकि देखिए, जानना, डिटेल से पढ़ना ही हिस्ट्री चूंकि इसलिए भारी लगता है ना, उसको जो वर्ड उसमें दिया हुआ है, उस वर्ड के बारे में अगर आप लोग अच्छी तरीके से उसका मीनिंग जान गए, उसका अर्थ जान गए, तो पढ़ने में एक नंबर मजा आएगा। अर्थ ही नहीं जान पाते हैं तो क्या कहते हैं, वहां से उसको वही जो है वर्ड आगे चल के और दिया हुआ रहता है विस्तृत रूप में। तो जब यहाँ छोटा छोटा जो वर्ड है उस शब्द को अगर नहीं जान रहे हैं तो बहुत ये फिर आगे चल के कठिन हो सकता है। इसलिए जो शब्द दिया हुआ है उसका बहुत अच्छे तरीके से उसका जानना बहुत जरूरी है। तो वेदों को श्रुति साहित्य एवं स्मृति साहित्य भी कहा जाता है। तो श्रुति क्या है कि चूंकि देखिए, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं हो, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिपि का ज्ञान नहीं था, वो तो था ही नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत तक नहीं था। तो ये जो वैदिक सभ्यता थी, इसके शुरुआती चरण में, इसके जो शुरुआती चरण है, वहां पे जो आर्यों को जो आगमन हुआ हमारे देश भारत में, भारतवर्ष में, तो वहां पे जो आर्यों का आगमन हुआ, उस आर्यों को भी लिपि का ज्ञान नहीं था। वैदिक सभ्यता के शुरुआती जो, ठीक है ना, ऋग वैदिक जो सभ्यता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित है, दोनों का काल अलग अलग है दोनों का, ठीक है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक चरण में जो आर्य आए, अब आर्य कहाँ से आए हम लोग पढ़ेंगे। जो आर्य आए तो आर्य को भी लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, अर्थात उसको लिखने पढ़ने का कोई नॉलेज नहीं था। तो आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण श्रवण परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा थी। श्रवण परंपरा मतलब सुनने की परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। बाद में इसका संकलन किया गया, यानी श्रुति साहित्य जो है, श्रुति मतलब क्या हुआ कि हमारे भारतवर्ष में जो आर्यों का आगमन हुआ, तो आर्यों को भी लिपि की कोई जानकारी नहीं थी, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो वो श्रवण जो है, श्रवण परंपरा यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि आप लोगों को सपोज दैट नहीं लिखिएगा या कुछ नहीं पढ़िएगा बुक, तो आप लोग हम जो बता रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, तो अभी फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जब ये सुन लीजिएगा, जब ये पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इसका आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तब आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना के बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। तो वहां पे आप लिख भी लिए। और उस समय आर्यों के द्वारा लिपि का कोई ज्ञान नहीं होने के कारण इसमें चूंकि कहा गया है कि ये जो श्रुति साहित्य के अंतर्गत भगवान के द्वारा ऋषियों को कोई भी कहानी, कुछ भी किसी के बारे में बता रहा था। भगवान के द्वारा ऋषियों को कहा जाता है कि श्रवण विधि के द्वारा उसको सुनाया जाता था। तो जो श्रवण विधि के द्वारा जो सुना हुआ चीज था वो श्रुति साहित्य में था, श्रुति साहित्य के अंतर्गत रखा गया है सुना हुआ चीज को, लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण। बाद में जो है ना, इसका संकलन किया गया, वो जो वेद जो है लिखा गया है, इसलिए श्रुति और स्मृति के अंतर्गत। तो स्मृति तो ये मेमोरेबल हो गया, जो याद था उसको बाद में लिखा गया। तो ये जो बाद में इसका संकलन किया गया, किसका? वेदों का बाद में संकलन किया गया। संकलन मतलब उसको लिखा गया, जो श्रुति साहित्य के अंतर्गत श्रवण परंपरा जो था, जो सुना भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो ऋषियों को महिमा बताया जाता था, गुणगान या कुछ भी कहानी बताया जाता था, तो ऋषि सुन लेते थे।
क्योंकि उसको देखिए ऋषि का मतलब आर्यों के द्वारा सुन लिया जाता था, लेकिन जब लिपि का उसको जानकारी ही नहीं था तो वो कहाँ किस क्या लिखें क्या बताया, तो वो सुनाई होता था। देखिए ऐसा बात नहीं है कि मान ले कोई आप लोगों के अशिक्षित व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं कि उसको कहानी कोई चीज़ बताइएगा तो उसको मेमोरी में याद नहीं रहेगा, उसको याद रहता था। और आप कोशिश कीजिएगा कि आपके अगल बगल या कहीं पे भी है जो कि पढ़े लिखे नहीं है, उनसे किसी भी आज से उस बचपन का वह जो कहानी है उसको याद है, या उसको उस समय जो बताया गया था उसके दादाजी उसके पिताजी के द्वारा, वो सभी उनको याद है। और वो याद जो चीज़ है, मान लीजिए कोई चीज़ बताया गया ऐसा कहानी और उसके समय जो घटना घटा है या कोई उसको बोला गया, तो वो जब आप लोगों को बताएगा और आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हाँ कैसा चीज़ हुआ था। या मोटा तौर पे ये देख लीजिए ना कि ज़मीन का जो रजिस्ट्री होता है, तो हमारे आपके दादा परदादा के समय ही ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है, तो वो सभी को एक जगह रखें उसको रिकॉर्ड है ना, संकलन मतलब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मतलब एक जगह पे उसका एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, संकलन क्या हुआ है, ठीक है। वो तो मान ले चलिए लिखित में वो तो रिकॉर्ड रखा हुआ, लेकिन वही जो बताए जो पूर्वजों ने उसको सुनाया, दादा परदादा ने, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण लेकिन उसके मेमोरी में याद है, और वो चीज़ आप लोग हम लोग को बताते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सुन भी लेते हैं और उसको नहीं होता तो उसको नोट भी कर लेते हैं, कोई भी चीज़ को किसी भी हिसाब को नोट कर लेते हैं ना। मान लिया जाए कि उदाहरण के तौर पे कहीं जा रहे हैं मार्केट, आप कुछ रुपये लेके मार्केट जा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उसके पास पैसा खत्म हो गया, रुपया खत्म हो गया, तो आपके पास से कुछ रुपया लिया, आप उसमें कुछ नोट नहीं कर पाए, लेकिन आपको वो आए, जब आपके कोई गार्जियन जब आए तो बोला कि हाँ इस फलना व्यक्ति को इतना रुपया दिए थे, लिख लो, क्योंकि उसके पास साधन नहीं था वहाँ पे लिखने का, तो वो बाद में फिर लिखा गया, क्योंकि उसको याद था, मेमोरी गया, इस व्यक्ति ने इतना रुपया इस व्यक्ति को इतना रुपया हम दिए, याद है ना। तो वही चीज़ है श्रवण परंपरा के द्वारा। तो इसका बाद में संकलन किया गया, तो वेद का जो संकलन किया गया, तो वेद का जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये हम लोग वेदों में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको यहाँ समझना है ना। इसका संकलन जो श्रुति जो साहित्य है, इसका संकलन किसने किया, वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इसका संकलन किया, ठीक है। तो श्रुति साहित्य के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत चारों वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, ये श्रुति साहित्य के अंतर्गत आता है। कौन कौन, चारों वेद हो गया, ब्राह्मण, अरण्यक। ब्राह्मण वो देखिए ब्राह्मण जो है वर्ण नहीं, ब्राह्मण एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना। तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये श्रुति साहित्य के अंतर्गत आता है। और जो स्मृति है, स्मृति साहित्य के अंतर्गत क्या हुआ, ऋषियों के द्वारा जो ईश्वर के द्वारा बताया गया था ऋषि को श्रवण परंपरा से, तो ऋषियों द्वारा फिर इनका रचना किया गया। स्मृति साहित्य, उसको जो स्मृति था उसके द्वारा उन्होंने उसका लिखित में रचना दिया, जिसको कि स्मृति साहित्य कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, ये सभी जो है स्मृति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो वेदों को श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य भी कहा जाता है। समझ गए ना, वेद डिटेल से देखिए, समझिए क्या क्या हो रहा है, आप बताइए। उसके बाद अच्छा, ये जो लिखा गया आप समझिए, वेद जो लिखा गया, रामायण लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है, पुराण लिखा गया है, उपनिषद लिखा गया है, ये किस भाषा में लिखा गया है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्योंकि ये आर्य ही थे, ये आर्य महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास आर्य ही थे, वाल्मीकि जी आर्य ही थे, समझ गए ना, ये आर्य ही थे, सब इसको आर्य ही कहा गया है सभी को। तो उनकी जो भाषा थी, वो जो लिखते थे, वो जो पढ़ते थे, उसकी भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। उसकी भाषा कैसी थी, वो संस्कृत भाषा में ही लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, उनकी भाषा संस्कृत थी। तो आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ये ठीक समझ गए ना।
अच्छा, एक चीज आप यहाँ समझिए। अब ये हम बताए कि ये आर्य कौन है, ये कहाँ से आए हुए थे। क्योंकि आर्यों का जो आगमन का जो इतिहास है ना, इसमें बिल्कुल मतभेद है। आर्यों का जो आगमन का जो इतिहास है, हमारे इतिहासकारों विद्वानों के द्वारा इस पर क्या मतभेद है। ये एग्जैक्ट एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा है कि ये आर्य आए कहाँ से थे, ये आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है ना। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। ठीक, क्या मतभेद है। अब आज बताए कि ये पता ही नहीं चल पाया कि एक्चुअली आर्य आया कहाँ से। जब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, उसके बाद जो ये वैदिक सभ्यता आई, तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का जो आगमन हुआ, उन्होंने वैदिक सभ्यता का विकास किया। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आए हमारे भारतवर्ष में, ये बहुत से हमारे इतिहासकारों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा अभी भी इसके बारे में क्या है, मतभेद है। एग्जैक्ट कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब सभी का एक मत लगभग, वो वैसे वोटिंग होता है, कोई मत होता है, उसमें जिसकी संख्या उस पर बिंदु पर उस पॉइंट पे ज्यादा जाता है, तो मुख्यतः उसी को ही मान लिया जाता है। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, ना कि कुछ ऐसे। ठीक है ना। तो ये थी आप लोगों का, इसका आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें इतिहासकार के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया गया है कि आर्य कहाँ कहाँ से आए हैं। तो हमारे इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। कोई इतिहासकार बोलता है कि ये जर्मनी से आए थे, कोई बोल रहा है कि हंगरी से आए थे, कोई डेन्यूब घाटी से बोला गया कि ये डेन्यूब घाटी से आए हैं, कोई बोल रहा है कि दक्षिणी रूस से आए हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। एग्जैक्ट किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। उसके अलावे एक जे.जी. रोड है। जे.जी. रोड ने 1820 ईस्वी में एक ईरानी ग्रंथ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईरानी ग्रंथ जिंदा अवस्था, ये पूछा जाता है, ईरानी प्राचीन ग्रंथ जिंदा अवस्था के आधार पर जे.जी. रोड ने 1820 ईस्वी में एक ईरानी ग्रंथ है, एक प्राचीन ईरानी ग्रंथ है जिंदा अवस्था। इसके आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान बैक्टीरिया बताया गया। बैक्टीरिया एक जगह है जो कि फिलहाल कजाकिस्तान, ये सभी एरिया जो है, उस एरिया का जो है, ये सभी बैक्टीरिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी बैक्टीरिया क्षेत्र के बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो जे.जी. रोड ने 1820 ईस्वी में एक ईरान के प्राचीन ग्रंथ, ईरानी प्राचीन ग्रंथ जिंदा अवस्था, उसके आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया, बैक्टीरिया बताया। उसके अलावे एक जर्मन इतिहासकार थे मैक्स मूलर और रीड ने 1859 ईस्वी में इसका जो मूल निवास स्थान माना, मध्य एशिया को माना। इसको माना मध्य एशिया को। और ये हद तक ये सही है। इसी को सर्वमान मान लिया गया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। आर्यों का मूल निवास स्थान कैसा था, कहां था, मध्य एशिया था। तो मैक्स मूलर जो जर्मनी के इतिहासकार थे, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया, मध्य एशिया को बताया। अब चूंकि उसके पीछे क्यों उसको माना गया है, हम लोग आगे सीखेंगे। हम क्या बताएं, कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए ना, कुछ उसका तो होना चाहिए ना कि मध्य एशिया को क्यों, और सभी ने इसको क्यों मान लिया कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया ही है। आर्य जो है हमारे भारतवर्ष में मध्य एशिया से ही आए हुए थे। उसके अलावे दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि आर्य तिब्बत से आए हैं। उसके अलावे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त से आए, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जान रहे हैं ना, बाल गंगाधर तिलक को समझ, ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इसके अनुसार आर्य कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्यों का आगमन किस जगह से हुआ है, किस स्थान से हुआ है,
उत्तरी ध्रुव। हालांकि ये मानने इसका ये मान्य नहीं है। दयानंद सरस्वती जी ने बोला तिब्बत, ये भी मान्य नहीं है। तो मान यहाँ पे मध्य एशिया, सभी के द्वारा ये मध्य एशिया को, यहाँ पे जितने भी जे रोड के द्वारा जो बैक्टीरिया, चूंकि बैक्टीरिया जो है ना ये हमारे एशिया के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना, तो ये भी हद तक सही है। चूंकि ईरानी ग्रंथ जिंदावस्था में इसका आर्यों का चर्चा है, आर्यों का उसमें बताया गया। चूंकि ईरानी और ये जो ग्रंथ है इसमें जो भी शब्द और हमारे वेदों में जो शब्दों का वर्णन किया गया है, वेद जो शब्द लिखा गया है उसमें मिलता जुलता सब बहुत सा शब्द है जो कि मिलता जुलता शब्द है। इसके आधार पर जिंदावस्था जो इसके आधार पर आर्यों का जो मूल निवास स्थान बैक्टीरिया को माना है। बैक्टीरिया हमारे एशिया में है, लेकिन एग्जैक्ट जो है मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को ही माना आर्यों का मूल निवास स्थान। तो मध्य एशिया से ही आर्यों का आगमन हुआ है भारतवर्ष में। चूंकि 1400 ईस्वी पूर्व 1400 ईस्वी पूर्व के जो एक अभिलेख है मध्य एशिया में, एक अभिलेख है एशिया माइनर। एशिया माइनर में एक बोगाज कोई जगह है। 1400 ईस्वी पूर्व के एक अभिलेख है एशिया माइनर में, जो कि बोगाज कोई कहीं तुर्की है, से एक अभिलेख प्राप्त मिला है। 1400 ईस्वी पूर्व एशिया माइनर से जो एक बोगाज कोई में एक अभिलेख मिला है। बोगाज कोई कहाँ है? आधुनिक तुर्की टर्की जो है, आधुनिक तुर्की, हिंदी में तुर्की, इंग्लिश में टर्की बोला जाता है। तो 1400 ईस्वी पूर्व के जो एक अभिलेख है एशिया माइनर में, उसमें बोगाज कोई से एक अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख में देखिए क्या मिला है, यहाँ का जो देवता है, यहाँ का जो देवता है उसमें उसका चित्र मिला है। मित्र का, वरुण, इंद्र, नासत, जिसको कि अश्विनी कुमार भी बोलते हैं नासत को। ये जो चार हमारे उस समय के जो देवता थे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे आर्यों के द्वारा उसकी महिमा का गुणगान किया जाता, उसको पूजा जाता था। तो ये चार जो देवता थे, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत, जिसको कि नासत को अश्विनी कुमार भी बोला जाता है। तो ये चारों देवता का वर्णन, ये जो अभिलेख है मध्य एशिया से, एशिया माइनर में, ये बोगाज कोई जो जगह तुर्की है, इस तुर्की से जो एक अभिलेख एशिया माइनर, उसमें ये चारों देवता का वर्णन है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये आर्यों का जो है मध्य एशिया। और ये देखिए इसमें कहा गया है कि ये चार का जो वर्णन है इस बोगाज कोई का जो एशिया माइनर में जो अभिलेख है, इसमें कहा गया है कि चूंकि हमारे आर्यों के द्वारा और वहां के जो लोग थे उनके द्वारा युद्ध हुआ था। तो युद्ध में जो होता है कि अब मिलन हुआ था कि दोबारा युद्ध नहीं करेंगे, तो उसमें ये चार देवताओं का जो है ना, चार देवताओं को नाम रख कर उसका कसम खाया था कि दोबारा ऐसा हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, ये भी कहा गया ऐसा। तो यही चार देवता का वर्णन है उसमें। तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया है। तो आज जो सर्वप्रथम, अच्छा, नामक वैदिक देवताओं का नाम लिखा हुआ, वैदिक देवताओं का नाम लिखा हुआ है, यही मित्र, वरुण, इंद्र और नासत, चार देवता, ठीक है। अब आर्य जो है मध्य एशिया से जो आए, तो सर्वप्रथम कहां पे आए? तो आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो आए सर्वप्रथम, चूंकि देखिए अफगानिस्तान भी हमारे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस समय बांग्लादेश, ये सभी जो है ना पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत ही आते थे। अभी ना हम जो है कि इसको अफगानिस्तान को यहाँ बोला जा रहा है ना कि अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो आज जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। पूछा जाएगा आज सर्वप्रथम हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले कहां बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, ठीक है। यहां तक समझ के कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आर्य का जो ये वैदिक सभ्यता विकसित हुआ, क्योंकि वैदिक सभ्यता में क्या शुरुआती के चरण में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो लिपि का जानकारी नहीं थी आर्यों के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे फिर लिखना जान गए हैं, ठीक है ना। उसको लिपि का ज्ञान हो गया है, क्योंकि श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य के अंतर्गत हम लोग पता चल चुके हैं
ये श्रवण परंपरा के द्वारा और ये स्मृति साहित्य के द्वारा क्या हुआ, उसको फिर ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। ठीक, क्योंकि रामायण लिखा हुआ है, काव्य है, महाभारत लिखा हुआ काव्य है, पुराण लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे वैदिक सभ्यता के दूसरे चरण में लिपि का ज्ञान हो गया है। तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल कहिए चाहे वैदिक सभ्यता कहिए, तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। पहला को ऋग वैदिक काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। इनकी जो समय है ऋग वैदिक काल की, अर्ली वैदिक पीरियड की, ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ये याद रखिएगा, वैदिक काल टोटल अगर वैदिक काल बोला जाएगा तो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, टोटल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक इसका जो समय है, देखिए याद रखिएगा, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व BCE बोला जाता है, BCE बिफोर क्रिश्चियन इरा। ठीक है, टोटल बोला जाएगा वैदिक काल का जो समय क्या था, तो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन जब ये दो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला ऋग वैदिक काल जिसको अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, इनका जो समय है ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक के बाद जो है वो उत्तर वैदिक काल कहा गया है, जिसको लेटर वैदिक पीरियड। ये अर्ली वैदिक पीरियड या अर्ली या लेटर वैदिक पीरियड, इसका जो काल था ये 1500 से 1000 ईस्वी तक था, और इसका जो काल है 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का जो क्या है समय, इसका 1000 ईस्वी से 6000 ईस्वी पूर्व तक। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। टोटल वैदिक काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक। चूंकि देखिए 1500 से 600 तक लास्ट है ना, तो इसका ओवरऑल इसका समय हो गया। अब इसमें जो आता है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई कौन कौन थे, यानी कि आर्यों का जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, आर्य भी तो आखिर उतना बड़ा सभ्यता को, उसमें जो भी लोग थे, जो समाज रहते थे, वो सभी को कंट्रोल करना भी था ना, वो सभी को कंट्रोल करना रहता था। तो उसका भी जैसे हम लोग अभी क्या होता है, एक परिवार होता है, परिवार में एक परिवार का सदस्य जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं उसको मुखिया मानते हैं, फिर गोतिया होता है, फिर एक गांव होता है, बहुत से गांव मिलकर एक पंचायत होता है, बहुत पंचायत मिलकर एक प्रखंड होता है, बहुत प्रखंड मिलकर जिला बनता है, बहुत जिला मिलकर एक राज्य बनता है, बहुत राज्य मिलकर एक देश बनता है। उसी प्रकार उस समय जो थे प्रशासनिक इकाई क्या थे, इसका जो पहला था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली जो कुल थे, कुल जिसको बोलते हैं, जो परिवार का जो मुख्य आदमी था, जो पारिवारिक था, कुल, वहां कुल है, ठीक है ना, यहाँ पे कुल था। तो कुल परिवार को कुल बोला जाता था, अभी भी बोलता है कि ये मेरे कुल का नाश कर, इन्होंने मेरे कुल का पूरा सत्यानाश कर दिया। कुल मतलब होता है परिवार, तो एक परिवार को कुल बोला जाता है। उस कुल का मुखिया, कुल का हेड को कुलूप कहा जाता था, कुलूप, ठीक है, कुलूप। कुल के प्रधान को पूरे अपने परिवार में जो एक हेड होता था उसको कुलूप बोलते थे। बहुत से कुल मिलके, बहुत से परिवार मिलके एक ग्राम बनाया, एक ग्राम का निर्माण किया, एक ग्राम का निर्माण किया, और इस ग्राम का मुखिया को ग्रामीणी कहा गया। ध्यान दीजिएगा, आज के समय हमारे जो परिवार थे, जो हम लोग परिवार बोलते हैं, घर में जो रहते हैं उसको कुल बोलते हैं। तो हमारे परिवार में किसी को भी रहता है ना, हेड होता है ना, जिसके द्वारा पूरे परिवार को चलाया जाता है, तो उसको कुलूप बोलते हैं, तो कुलूप। और बहुत से कुल मिलकर ग्राम का निर्माण किया, एक ग्राम का, तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, पूरे गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा गया। समझिएगा। फिर बहुत से ग्राम, जब बहुत से ग्राम मिलकर 20 कहा गया, जैसे हम लोग बहुत से गांव मिलकर पंचायत होता है ना, तो बहुत से ग्राम मिलके 20 का निर्माण किया, 20, और 20 के प्रधान को 20पति कहा गया। ये पूछा जाता है, बिल्कुल देखिए ऐसे आरोही क्रम में है, एकदम शुरू से छोटा फिर बड़ा गया। क्या बताए ना, परिवार, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य, देश। उसी प्रकार उसमें ध्यान दीजिए, कुल, ग्राम, 20 के प्रधान को 20पति,
बहुत से 20 मिलके एक जन का निर्माण किया। और जन के शासक को राजन कहा गया। जन के शासक को क्या कहा गया? राजन कहा गया। ठीक है। और फिर ये एक राष्ट्र हो गया। एक राष्ट्र, तो कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, एक 5 जो है ये प्रशासनिक इकाई था। पूरे वैदिक सभ्यता को कंट्रोल करते थे, यहीं से स्टार्टिंग करके यहां तक। ठीक है। अब जो राज अधिकारियों में सबसे प्रमुख थे, अब देखिए जो सबसे हम लोग के यहाँ सबसे क्या होते हैं, प्रमुख कौन होते हैं राज अधिकारियों में? अधिकारी बोला जाता है। अधिकारी में सबसे प्रमुख कौन होते हैं? राज हमारे जैसे हमारे जिला में सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? आईएएस होते हैं, कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं ना। उसी प्रकार राज अधिकारियों में जो प्रमुख थे वो प्रमुख पुरोहित थे। पुरोहित जो जिसको ज्ञान था, जिसको नॉलेज था, जो पुराण सब पढ़ते थे, लिखते थे। ठीक है ना। जो राजा का जो है कि शासन को देखता था, उसका राजा के, समझिए कि राजा के शासन को मुख्य रूप से पुरोहित ही देखते थे। इसी के मार्गदर्शन में राजा अपना शासन चलाते थे। और सेनानी, सेना का प्रमुख, और सेना का प्रमुख सेनानी, यानी राज अधिकारियों में प्रमुख कौन थे? पुरोहित एवं सेनानी। पुरोहित जो थे ये इसी के, समझिए कि आदेश कहिए या इसी के संबंध से, पुरोहित के ही सोच से ही राजा शासन करते थे। तो राज अधिकारियों में प्रमुख थे कौन? पुरोहित और सेनानी। ठीक है। तो पुरोहित थे, तो हमारे सुने होंगे रामायण में विश्वामित्र का नाम सुने होंगे, वशिष्ठ का नाम सुने होंगे, गुरु वशिष्ठ का, विश्वामित्र का भी नाम सुने होंगे। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों पुरोहित थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों क्या थे? पुरोहित थे। लेकिन विश्वामित्र जो थे उदार पुरोहित थे। विश्वामित्र कैसे पुरोहित थे? उदार। और वशिष्ठ रूढ़िवादी पुरोहित थे। तो उदार और रूढ़िवादी क्या है इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है विश्वामित्र कैसे पुरोहित थे? उदार प्रवृत्ति के थे कि रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे? तो विश्वामित्र उदार प्रवृत्ति के थे और वशिष्ठ रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। तो उदार और रूढ़िवादी क्या है? उदार का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई प्राचीन धर्म ग्रंथ है या प्राचीन को रूल है, उस नियम को, उसमें सुधार जो है ना, उसमें उस नियम में सुधार करते हुए आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि जो नियम स्थापित हो गया है उसी को पकड़ के चलना नहीं है। उदार पुरोहित, उदार में क्या थे कि विश्वामित्र उदार थे, तो नियम जो बनाया गया था उस नियम में सुधार करके वो आगे चलते थे। जैसे कि अभी वर्तमान में कहा जाए सती प्रथा जो थे उसमें सुधार नहीं होता और वही अभी चलते रहता तो वो रूढ़िवादी हो गया। रूढ़िवादी मतलब जो सदियों से चलते आ रहा है जो भी प्रथा, उसको वही अपनाना, उसी को मानना, वो रूढ़िवादी हो गया। और जो प्राचीन प्रथा थे उसमें जो कहिए सुधार हुआ और उसको सुधार को लेकर आगे बढ़ना, वो उदारवादी हुआ। तो विश्वामित्र उदार पुरोहित थे और गुरु वशिष्ठ रूढ़िवादी पुरोहित थे। अब इस दोनों के मैटर पे यही विश्वामित्र और वशिष्ठ के कारण, उदारवादी और उदार और रूढ़िवादी के कारण ही आर्यों में एक युद्ध हुआ। वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि परसनी, उसको रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के कारण, यही उदार और रूढ़िवादी के कारण ही क्या हुए, युद्ध हुआ था। अब हम लोग समझेंगे कि क्यों हुआ, ये आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को ये कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें जानकारी मिली या इससे आप लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हुई तो आप बस इसको लाइक कर सकते हैं। और इसको चाहते हैं कि अगर कोई आप लोगों के संपर्क में जो भी साथी, बंधु, भाई बहन जो भी है, उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिले तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। अब इसमें देखिए, कहिएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो ये सभी आप पढ़िए।
क्वेश्चन हर जगह से पूछा जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो सभी हम लोग जब पूरा इसका डिटेल पढ़ लेंगे ये टॉपिक को, तब पता चलेगा क्वेश्चन इससे संबंधित कहाँ से पूछा जाता है। अभी जितना हम बता रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों ने भी दिमाग लगा लिया होगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, फिलहाल जैसा हम पढ़ाएं जिस प्रकार का, उसको आप लोग श्रवण परंपरा भी क्या कीजिए, श्रवण परंपरा भी जो हम बता रहे हैं जस्ट अभी, श्रवण परंपरा श्रुति, ठीक है, उसके बाद जब पढ़ा देंगे उसके बाद आना स्मृति में, उसको उस समय पूछ, उसको देखें माइंड में कितना याद रह जाता है। स्मृति साहित्य में जाइए, उसके बाद एक नोट्स बना लीजिए इस पर, अपने कॉपी में बार बार लेक्चर अगर सुनने के बजाय एक कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़्यादातर मोबाइल के स्क्रीन पर समय देना नहीं है, उससे बहुत तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जितना देर का क्लास है उसको बिल्कुल सुनिए, फिर मेमोरी में कीजिए, फिर उसका नोट्स बनाइए। नहीं नोट्स बन रहा है एक बार में तो फिर दोबारा इसको देखिए, लेकिन देख कर उसका अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए, उसको पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 1 से 2 क्लास और ये वैदिक काल के अंतर्गत आएगा, आप लोगों को उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जो एक बार लेकिन पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो एक ही बार जितना भी कष्ट हो, एक बार कष्ट उठाने के बजाय बार बार कष्ट होने से अच्छा है। तो ठीक है, चलिए आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखिए क्या होता है, पढ़ते हैं। जो युद्ध हुआ था वो सभी के बारे में, उसका राजनीतिक जीवन कैसे थे, आर्थिक जीवन कैसे थे, सामाजिक जीवन कैसे थे आर्यों के द्वारा, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।